भारत ने चाइना की 59 ऐप बंद करने की डिजिटल स्ट्राइक करने के बाद अब चाइना को कूटनीतिक स्तर पर घेरना शुरू कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हांगकांग का मुद्दा उठाया है और 27 देशों ने मिलकर चीन द्वारा हांगकांग पर थोपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ कड़ी निंदा की है। हांगकांग चाइना के दक्षिण में एक छोटा सा देश जिसकी आबादी महज 75 लाख है और जिसका एरिया भारत के दिल्ली एनसीआर रीजन से भी छोटा है। बावजूद इसके हांगकांग दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति रखता है। हांगकांग की पर कैपिटा इनकम पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतें अगर किसी एक शहर में है तो वो हांगकांग है। हांगकांग दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इतना सब होने के बावजूद भी पिछले 2 साल से हांगकांग का प्रत्येक व्यक्ति चीन के खिलाफ सड़क पर क्रांतिकारी बना हुआ है और हांगकांग की सड़कें प्रतिदिन उग्र प्रदर्शन, लाठीचार्ज, आंसू गैस की गवाह बनती है। हांगकांग चाइना में 1997 में मिला था। उससे पहले यानी 1993 में अगर जीडीपी का कंपैरिजन किया जाए तो पूरी चाइना की जीडीपी अगर 100 रुपये थी तो हांगकांग अकेले की जीडीपी 27 रुपये थी। यानी हांगकांग अकेला शहर पूरे चाइना की 1/4 जीडीपी रखता था। लेकिन अगर इस वक्त 2020 में कंपैरिजन किया जाए तो हांगकांग की जीडीपी चाइना के सामने मात्र 3% है। क्या हांगकांग चाइना में है या हांगकांग कोई अलग देश है? और अनलाइक चाइना, जब हांगकांग में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो चुनी हुई सरकार ऐसे निर्णय कैसे ले सकती है जिससे उनकी पूरी जनता ही सरकार के खिलाफ हो जाए? और ऐसे निर्णय वहां की संसद में कैसे पास होते हैं? क्यों हांगकांग का युवा सड़कों पर है और क्यों भारतीयों को हांगकांग की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए? तो मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं वे टू नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले हिस्ट्री में। चाइना में 1644 से लेकर 1912 ईस्वी तक क्विंग डायनेस्टी का राज था और हांगकांग भी इसी क्विंग डायनेस्टी के अंतर्गत चाइना के अधीन था। 19वीं सदी के प्रारंभ में चाइना ने अफीम का ट्रेड कम कर दिया और चाइना के एडिक्टेड लोगों तक अफीम पहुंचाने का पूरा ठेका लिया ब्रिटेन ने। ब्रिटेन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से अफीम की खेती करवाकर उन्हें चाइना भेजता और चाइना में उनका इलीगल ट्रेड करवाता और यह सारा ट्रेड होता था हांगकांग आइसलैंड से। तो जब चाइना में ये अफीम का नशा व्यापक रूप से फैलने लगा तो गुस्साए चीन ने ब्रिटेन के 20,000 चेस्ट अफीम और 1400 टन ड्रग्स को आइसलैंड पर जब्त कर लिया। दोनों ओर तनाव बढ़ने लगा और एक दिन शराब के नशे में 2 ब्रिटेन के नाविकों ने एक चाइनीज गांव वाले की हत्या कर दी। ब्रिटिशर तो लड़ना चाहते ही थे तो ब्रिटिश ने अपनी फौज भेज दी और चाइना और ब्रिटिश के बीच में युद्ध चला जिसे नाम दिया गया फर्स्ट ओपियम वार, पहला अफीम युद्ध। और वही होना था जो 18वीं 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड से लड़ने वाले हर देश का हुआ। इंग्लैंड युद्ध जीत गया और उसके बाद नानजिंग की संधि हुई और ब्रिटेन ने हांगकांग आइसलैंड सहित कुछ और आइसलैंड अपने कब्जे में ले लिए। तो चाइना के अधीन हांगकांग अब आ गया ब्रिटेन के पास। फिर विवाद चलता गया, तनाव बढ़ता गया। एक बार फिर ओपियम वार हुआ 1856 से लेकर 1860 तक। नतीजा फिर वही हुआ, ब्रिटेन युद्ध जीत गया और ब्रिटेन ने कुछ और टेरिटरी जैसे न्यू टेरिटरीज और अन्य टापू अपने अधीन कर लिए। चाइना अपनी हार से बड़ा परेशान था तो ब्रिटेन ने सोचा कि कहीं ये हमारे ट्रेड के बीच में कहीं बाधा ना बने तो इन्हें थोड़ा खुश कर दिया जाए। तो 9 जून 1898 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया चाइना के साथ समझौता करती है और ये कहती है कि हांगकांग सिर्फ 99 साल की लीज पर लिया जा रहा है, उसके बाद ये हांगकांग वापस चाइना को दे दिया जाएगा। पर इन 99 सालों ने अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट हांगकांग ने खूब तरक्की की। हांगकांग एक लोकतांत्रिक देश बना और हांगकांग व्यापार का केंद्र था, सबसे बिजी पोर्ट था, इसलिए वहाँ बाहर से लोग आए, पैसा आया और हांगकांग एक चमकदार, आज़ाद और स्वतंत्र विचारधारा का धनी देश बन गया। और इन्हीं सालों में चीन में आया साम्यवादी शासन जिसमें लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, प्रेस को स्वतंत्रता नहीं थी, लोग सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते थे और चाइना एक संकीर्ण मानसिकता का देश बन गया। यानी अब हांगकांग का चाइना में मिलना वैसा ही था जैसे किसी गांव देहात के बच्चे को बचपन से ही किसी बड़े शहर भेज दिया जाए और वो वहाँ खूब तरक्की कर ले और फिर वापस उसे गांव में बुलाकर कहा जाए कि अब तू खेती कर। इस समय तो अपनी गति से चलता ही है। जुलाई 1997 में ये 99 साल भी पूरे हो गए और मौका आ गया हांगकांग को चाइना में मिलने का। इसके लिए बहुत बड़ी सेरेमनी रखी गई। शुरू में तो हांगकांग के लोग भी खुश थे कि वो चाइना के अंदर मिल रहे हैं और ब्रिटेन से मुक्त हो रहे हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चाइनीज राष्ट्रपति झाओ जियांग के बीच समझौते के अनुसार हांगकांग को चाइना को अगले 50 साल के लिए यानी 2047 तक के लिए दे दिया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
ये शर्तें ये थी कि हांगकांग एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा, वहाँ जनता के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाएंगे, यानी एक देश दो सिस्टम, जिसमें चाइना तो अपना कम्युनिस्ट शासन अपने देश में चलाएगा, लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेटिक शासन होगा। और हांगकांग चाइना के अधीन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा। हांगकांग के अपने राइट्स होंगे, वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता होगी और वहाँ कम्युनिस्ट शासन नहीं होगा। शुरू में तो कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद चाइनीज गवर्नमेंट को ना तो प्रेस की स्वतंत्रता पसंद आती, ना सरकार की आलोचना और ना ही लोकतंत्र। प्रो कम्युनिस्ट और प्रो डेमोक्रेट्स लोगों के बीच में क्लैशेस शुरू हो गए। चाइना का मकसद साफ था, चाइना 2047 का इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए हांगकांग की आने वाली पीढ़ी को यह पता ही ना चले कि लोकतंत्र होता क्या है। उन्होंने टीवी चैनल के माध्यम से, बच्चों की टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों के दिमाग में बस जाए कि कम्युनिस्ट शासन ही सर्वश्रेष्ठ शासन है, लोकतंत्र में इंसान का भला नहीं हो सकता। चाइना चाहता है कि हांगकांग अपनी नस्ल, अपनी भाषा भूलकर अपने आप को चाइनीज बताए और चाइना की भी भाषा बोले। तो डेमोक्रेट और कम्युनिस्ट के बीच क्लैशेस को एक चिंगारी की आवश्यकता थी। फरवरी 2018 हांगकांग का एक कपल ताइवान जाता है, जिसमें लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है। लड़का अकेला वापस हांगकांग आ जाता है और हांगकांग आकर वो कबूल भी कर लेता है कि हाँ, मर्डर उसने किया है। लेकिन बावजूद हांगकांग की सरकार उसे सज़ा नहीं देती है, क्योंकि हांगकांग के कानून के अकॉर्डिंग वो ताइवान का दोषी है, वो ताइवान का अपराधी है, इसीलिए उसे सज़ा हांगकांग में नहीं दी जा सकती। चाइना को मौका मिल गया। चाइना के प्रो कम्युनिस्ट लोगों ने ये बात उठानी शुरू कर दी कि प्रत्यर्पण संधि होनी चाहिए, ताकि अपराधियों को हांगकांग में शरण न मिले। यानी चाइना के अपराधी और ताइवान के अपराधी अगर हांगकांग में है तो चाइना उन्हें खुद अपने देश में ले जा सकता है। हांगकांग के प्रो कम्युनिस्ट लोग हांगकांग की असेंबली में ये प्रत्यर्पण बिल लेके आए, जिसके अकॉर्डिंग हांगकांग को चाइना, ताइवान और अन्य पड़ोसी देशों के अपराधियों को वापस लौटाना होगा। बिल के खिलाफ हांगकांग में बड़े उग्र प्रदर्शन हुए और हांगकांग की लगभग जनता रोड पर इस बिल के खिलाफ आ गई। इसलिए नहीं कि हांगकांग अब अपराधियों की शरणस्थली नहीं रहेगा, बल्कि इसलिए कि अब इस बिल का दुरुपयोग कर जो भी व्यक्ति हांगकांग में चाइना के विरुद्ध आवाज उठाएगा, जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, जो भी लोकतंत्र का समर्थन करेगा, उसे चाइना अपना अपराधी बताएगा और हांगकांग से वो चाइना में ले जाया जाएगा और उसे गायब कर दिया जाएगा। यानी इस बिल के बाद चाइना को मौका मिल जाएगा लीगल तौर पर अपने सभी विरोधियों को खत्म करने का। इस बिल के खिलाफ एक बार तो 15 से 20 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, यानी हर चौथा व्यक्ति सड़क पर था। तो जब हांगकांग के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो चुनी हुई सरकार ये निर्णय कैसे ले पाती है, किस तरह ऐसे बिल पास करवा लेती है जिनके खिलाफ इतनी बड़ी जनता हो। दरअसल हांगकांग की अपनी असेंबली है। इस असेंबली में 70 सदस्य होते हैं, जिनमें 35 सदस्य हांगकांग की जनता द्वारा चुने जाते हैं और 35 सदस्य बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट द्वारा चुने जाते हैं। और ये बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट लगभग प्रो चाइनीज है और ये सब लोग अपने धंधों की वजह से चाइना के खिलाफ नहीं जा सकते। हांगकांग में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ भी बहुत सी पार्टियां चुनाव लड़ती है, जिसमें कुछ प्रो डेमोक्रेटिक है, कुछ प्रो चाइनीज है। लेकिन जनता के लगभग वोट प्रो डेमोक्रेटिक पार्टियों को ही जाते हैं। लेकिन जब असेंबली में सदस्य पहुंचते हैं तो प्रो चाइनीज लोगों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि 35 कॉर्पोरेट सदस्य जो है वो प्रो चाइनीज है। इसीलिए हांगकांग एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी चाइना के कम्युनिस्ट प्रभाव में आ जाता है और असेंबली में अधिकतर निर्णय चाइनीज फेवर के होते हैं। हांगकांग में लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए और भारतीयों को हांगकांग का सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि भारत का चाइना के साथ सीमा विवाद रहा है। तो चाइना जिन जिन जगह पर घिर सकता है, भारतीयों को सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आप भी हांगकांग की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में फ्री हांगकांग जरूर लिखें। धन्यवाद।